नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ओल अलाइनमेंट से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 से संबंधित। और तीसरा नेचुरल रबर के दाम में जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, इससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ओल अलाइनमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, एक बात आपको बताऊं, 22 अगस्त को जब हमारी डिस्कशन के 6 साल पूरे हुए थे ना, तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि कई दिन ऐसे आते हैं जब ना डिस्कस करना, वीडियो डालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आज उन्हीं में से एक दिन है। आज ना गले में थोड़ा पेन है, तो बोलने में कठिनाई हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो डालूं ना डालूं। फिर मुझे लगा मंडे को भी एक ही आर्टिकल डिस्कस किया था, तो आप लोग सोचोगे सर आजकल डिस्कशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज सच में बोलने में बहुत दिक्कत है, इसलिए मैंने ऑफलाइन क्लास की छुट्टी भी कर दी आज। लेकिन डिस्कशन हम करेंगे, थोड़ा कम इंथुजियाज़म के साथ करेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। देखो, ये आर्टिकल सुहासिनी हैदर के द्वारा लिखा गया है। शुरुआत में वो बोलती हैं, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ना एक बुक लिखी है हाल ही में, जिसका नाम है द इंडिया वे। इस बुक में विदेश मंत्री एस जयशंकर इंडिया की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, जो खास करके कोल्ड वार के दौरान इमर्ज होकर आई थी कि इंडिया ना यूएसए के ग्रुप के साथ अलाइन होगा, ना ही यूएसएसआर के ग्रुप के साथ में इंडिया प्रिंसिपल स्टैंड लेगा किसी भी इशू पर मेरिट के आधार पर। तो एस जयशंकर कहते हैं नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। आज के समय में इंडिया को आवश्यकता है मल्टीपल एंगेजमेंट्स की। मल्टीपल एंगेजमेंट्स मतलब राइवल ग्रुप्स के साथ में एक ही साथ में एंगेज करना। जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, रशिया और यूएसए की अभी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। यूक्रेन इशू को लेकर टेंशंस काफ़ी ज़्यादा है। बट देखो, इंडिया ने ना तो यूएस को छोड़ा है ना ही रशिया को। बेशक दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इंडिया दोनों के साथ में एंगेजमेंट कर रहा है। मतलब दो देश आपस में दुश्मन हैं, दो ग्रुप आपस में डिफरेंसेस हैं। जैसे एससीओ में वो देश शामिल हैं खास करके जो चाइना और यूएसए की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, और क्वाड में वो देश हैं जो यूएसए के अलाई कंट्रीज़ हैं। इंडिया को छोड़ दें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए के ज़्यादा ही मित्र हैं। बट इंडिया एकमात्र कॉमन देश है जो एससीओ में भी है, क्वाड में भी है। तो जैसे कई बार वेन डायग्राम हम पढ़ते हैं ना, ये वेन डायग्राम है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो इंडिया बीच में आता है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी सभी देशों के साथ बनती है। 2-3 देश छोड़ दें, पाकिस्तान वगैरह। चाइना के साथ टेंशंस चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से है, ना कि इंडिया के एग्रेशन की वजह से। मतलब आज के समय में इंडिया एक ही समय में उन देशों के साथ एंगेज कर रहा है जिनकी आपस में नहीं बनती। उन ग्रुप्स में इंडिया शामिल है जिनके आपस में बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे एससीओ में भी है और क्वाड में भी इंडिया है। तो अब कंटेक्स्ट देखो ये है, एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज होगा 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकांड में, और प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। राइटर कहते हैं, देखो वैसे तो कोविड-19 की महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। रशिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा है। चाइनीज़ पार्टी की कांग्रेस आयोजित होगी अक्टूबर में। पाकिस्तान में फ्लड्स आई हुई हैं। तो उम्मीद ये की जा रही थी शायद इस बार भी एससीओ का जो समिट है वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगा, फिजिकली इन देशों के लीडर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसमें 15 लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। 8 तो देखो मेंबर स्टेट्स के हैं ही, 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं बेलारूस, मंगोलिया, ईरान, इनको भी इनवाइट किया गया है, इन देशों के लीडर्स को भी। अफगानिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया है क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान का रूल आ चुका है। और ईरान इस साल मेंबर भी बन जाएगा एससीओ का, तो एससीओ में मेंबर्स की संख्या बढ़ के हो जाएगी 9। दूसरे जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं ना, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनके लीडर्स को भी इनवाइट किया गया है। तो राइटर कहती हैं
एससीओ के समिट को अटेंड करना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ल्ड को एक मैसेज देता है कि इंडिया तमाम ब्लॉक्स को तवज्जो देता है। ऐसा नहीं कि इंडिया सिर्फ क्वाड और I2U2 को तवज्जो दे रहा है, इंडिया एससीओ और ब्रिक्स को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। मतलब बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहा है विभिन्न ग्रुप्स और ब्लॉक्स के बीच इंडिया। यही तो पॉलिसी है मल्टीपल एंगेजमेंट की, जहां एक तरफ देखो इंडिया रशियन लेड वोस्टोक आर्मी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा। और अगले साल चूंकि एससीओ का समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, तो इंडिया एससीओ रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस एससीओ रैट्स को भी होस्ट करने का इंडिया प्लान कर रहा है। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और यूएस के साथ युद्ध अभ्यास कंडक्ट कर रही है इंडिया की आर्मी अगले ही महीने, और वो भी LAC के पास में। पहले भी हमने आर्टिकल में ये चीज़ डिस्कस की थी, 95 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में ओली में। तो सोच के देखिए, USA और रशिया की आपस में नहीं बनती, लेकिन इंडिया दोनों के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। तो इंडिया अभी ना वैल्यूज़ के बजाय इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी से अलग है। उस समय इंडिया वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता था। अगले साल इंडिया एससीओ के समिट को होस्ट करेगा, तो उम्मीद ये है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स आएंगे हमारे देश में जब ये समिट ऑर्गेनाइज होगा, जैसे शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ, ये सब आएंगे इंडिया में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद राइटर ये बोलती हैं, देखो जब एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज होगा ना 15-16 सितंबर को, यानी कल से, तो देखना ये होगा कि दूसरे जो देशों के लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल पुतिन, जिनका भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है यूक्रेन वार के कारण, क्या प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मुलाकात करेंगे? अगर करेंगे तो वेस्ट इस मुलाकात को कैसे लेगा? जब देखो वार स्टार्ट हुआ तो यूएसए ने इंडिया को बोला कि आप यूएन में रशिया के इस कृत्य को क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया ने रशिया को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं किया। वेस्ट ने यह भी कहा कि आप रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कीजिए, लेकिन इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया रशिया से, बल्कि ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे देखो पिछले हफ्ते ही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि रशिया के साथ एनर्जी टाइज को और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ऑलरेडी इंडिया के PSUs ने रशिया में $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर एससीओ के समिट के दौरान मोदी और पुतिन की आपस में मुलाकात होती है ना, तो ये एक सिग्नल जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि देखो इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है कि आपका चेला बन गया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, क्योंकि देखो G20 के समिट के दौरान वेस्ट रशिया को बाइकआउट करने की सोच रहा है, मतलब पुतिन को बाइकआउट करने की सोच रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है शी जिनपिंग की। अब देखो जब 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ था ना, डोकलाम में दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ गई थी, तो उसके बाद इन दोनों देशों के बीच में ना छोटी सी मुलाकात हुई थी G20 के समिट के दौरान। वो G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था हैम्बर्ग में, जर्मनी में। तो उससे ना एक शुरुआत हो गई थी विवाद के सुलझने की। उसके बाद 2 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए चाइना की यात्रा पर गए थे। तो ठीक ऐसी ही ट्रैजेक्टरी अब भी देखने को मिल सकती है कि एससीओ समिट के दौरान चाइना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की छोटी सी मुलाकात हो, उसके बाद में G20 का समिट ऑर्गेनाइज होगा बाली में, वहाँ फिर से मुलाकात हो सकती है। तो इन मुलाकातों से ना LAC पर जो अभी टेंशन्स हैं उनके कम होने के आसार पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा देखो ईरान के जो लीडर हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। अभी छबार पोर्ट में शाहिद बेहेस्ती जो पोर्ट है, इसको इंडिया की कंपनी ऑपरेट कर रही है। यहाँ से अफ़गानिस्तान की चेक पोस्ट तक रेल लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अभी इंडिया की फर्म के पास नहीं है, लेकिन ईरान इंडिया को बोल रहा है कि यहाँ से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक आप रेल लाइन बिछाने में हमारी मदद कर दीजिए। और देखो
एक चीज़ और, इंडिया ना ईरान से ऑयल नहीं इंपोर्ट कर रहा है, रशिया से कर रहा है। रशिया के मुद्दे पर इंडिया ने वेस्ट की बात नहीं मानी, लेकिन ईरान के मुद्दे पर मान ली। यूएस और ईरान के रिलेशंस खराब थे ना, तो यूएस ने इंडिया को बोला था कि आप ईरान से ऑयल मत परचेज कीजिए। पहले तो इंडिया टोटल जितना ऑयल परचेज कर रहा था 12% ईरान से कर रहा था, लेकिन यूएस के कहने पर भारत सरकार दब गई थी और ईरान से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया था। लेकिन अब हालात ना चेंज हो चुके हैं। हालात इसलिए चेंज हो चुके हैं अभी क्योंकि अब ट्रम्प प्रशासन नहीं है, अब बाइडेन प्रशासन है, और अब ना दोबारा से नेगोशिएशन चल रही है कि कैसे ना कैसे करके जो न्यूक्लियर डील है उसको फिर से रिवाइव किया जा सके। अब यूएसए का ना मेन दुश्मन रशिया है, ना कि ईरान। तो इंडिया ना ईरान से ऑयल परचेज कर सकती है। इंडिया की बहुत सारी रिफाइनरीज ईरान के क्रूड ऑयल के लिए उपयुक्त हैं, तो ये राइटर कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की संभावना। देखो, मुलाकात हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस तो अभी है ही नहीं, बहुत ख़राब हैं। 2019 में जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था, तो उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला था जब तक इस स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर नहीं किया जाता कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंडिया के साथ में कोई ट्रेड नहीं होगा। और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को टेरर के इशू पे आइसोलेट किया जाएगा। तो मुलाकात अगर होती है तो फिर से ट्रेड स्टार्ट हो सकता है, मतलब कम से कम उम्मीद जग सकती है। देखो, बैक चैनल टॉक्स तो चल रही हैं पिछले दरवाजे से। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और पाकिस्तान के मिलिट्री इंटरलोक्यूटर्स के बीच में, तभी तो बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट है, वायलेशन नहीं होता इसका, बॉर्डर पर रिलेटिवली शांति है। तो जब बैकडोर बातचीत चल रही है तो दोनों देशों के बीच में, प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत होती है, तो कम से कम एक उम्मीद जग जाएगी कि हाँ, दोनों देश तैयार हैं फिर से ट्रेड चालू करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखना ये होगा कि एससीओ के समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया के पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए ना जो एक्ट है 1908 का, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, ये बहुत पुराना हो चुका है और नया ड्राफ्ट अब रिलीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पार्लियामेंट में इस बिल को प्रेजेंट किया जा सके और एक नया एक्ट बनाया जा सके 1908 के एक्ट को रिप्लेस करके। वैसे तो देखो, इस ड्राफ्ट को बनाने से पहले कंसल्टेशन किया गया सेंटर के द्वारा विभिन्न स्टेट्स के साथ में, लेकिन अभी भी ना इस ड्राफ्ट में काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिनको दूर करना आवश्यक है। इंडिया के पास देखो 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 212 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और ज़्यादातर जो छोटे छोटे नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ना, फिशिंग हार्बर्स हैं। यहाँ से शिप्स, बहुत कम शिप्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं या फिर अंत करते हैं। मतलब बहुत कम नॉन मेजर पोर्ट्स इंटरनेशनल शिपिंग को कैटर करते हैं। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ना 12, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, मतलब इनकी सारी गवर्नेंस यूनियन गवर्नमेंट देखती है। बट ये नॉन मेजर पोर्ट्स जो है ना, छोटे छोटे 212, ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आते हैं। मतलब वैसे तो 7 शेड्यूल के अनुसार कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, लेकिन अभी इनकी गवर्नेंस स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, और सेंटर चाहे तो कोई ओवरराइडिंग लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है नॉन मेजर पोर्ट्स से संबंधित भी। 1997 में एक काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब सरकार ने कोई स्पेशल एक्ट वगैरह नहीं बनवाया, पार्लियामेंट के थ्रू ऑर्डर से इस्टेब्लिश कर लिया। इस काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है एज ए चेयरपर्सन। इसके अलावा जहाँ पे पोर्ट्स हैं ना, जो मैरीटाइम स्टेट्स हैं, उन रिस्पेक्टिव कोस्टल स्टेट्स के मिनिस्टर, अगर यूनियन टेरिटरी में असेंबली है जैसे पुडुचेरी में, तो वहाँ के मिनिस्टर। ये जो बॉडी है ना मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स की कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के लिए। बट देखो, ये ठंडे बस्ते में है, 25 सालों में सिर्फ 18 बार मिली है।
मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है ना, वो सेक्टरियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इस बॉडी की मीटिंग्स के लिए। तो ये हमने बेसिक्स की बात की। अब दिक्कत पता क्या है, 2021 में यानी पिछले साल जो ड्राफ्ट आया था ना, उसमें ये बोला गया था कि इस बॉडी को जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले इस्टाब्लिश की गई थी, इसको ना स्टैट्यूटरी दर्जा दिया जाएगा, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा, यानी स्पेशल एक्ट के थ्रू इस बॉडी को इस्टाब्लिश किया जाएगा, ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी इस बॉडी को, ज़्यादा फंक्शंस दिए जाएंगे और इस बॉडी को एक परमानेंट बॉडी बनाया जाएगा। राइटर कहते हैं इसमें देखो बहुत सारी दिक्कत है। इवन प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग जैसी बॉडी भी सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस्टाब्लिश हो गई, कोई अलग से एक्ट नहीं बनाया गया। दूसरा, ये जो बॉडी है ना, ये लाइसेंस राज और जो 5 ईयर प्लान चलते थे उसी तरह काम करने का सोचा है सरकार ने कि उसी प्रकार से इसे काम करवाया जाएगा। जैसे नेशनल प्लान बनाया जाएगा मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, नॉन मेजर पोर्ट्स की डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाएगा, मेजर पोर्ट्स और नॉन मेजर पोर्ट्स की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस 2021 के ड्राफ्ट बिल में सेंटर को एम्पावर किया गया था कि अगर देखो जो नेशनल प्लान इस बॉडी के द्वारा बनाया गया है ना, वो सेंटर को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस प्लान को नॉन ऑपरेशनल बना दिया जाए। ड्राफ्ट में ये भी कहा गया था कि अगर देखो पोर्ट अथॉरिटीज़, पोर्ट ऑफिशियल्स या फिर दूसरे लोग MSDC के डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ फाइन लगाया जा सकता है, सज़ा भी हो सकती है उनके अगेंस्ट। इसके बाद राइटर ये कहते हैं इस बॉडी के थ्रू ना, मतलब 2021 के ड्राफ्ट में ये प्रोविज़न था, 2022 में और थोड़े बहुत प्रोविजंस तो डाइल्यूट कर दिए गए हैं, लेकिन MSDC को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना है, ये चीज़ अभी भी है, इस चीज़ को अभी नहीं रिमूव किया गया है। इस बॉडी के थ्रू ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से पावर छीनना चाहती है, क्योंकि देखो MSDC में जो मेंबर्स हैं ना वो सेंटर के ज़्यादा हैं। जैसे मिनिस्टर तो हैं ही यूनियन वाले और रिस्पेक्टिव कोस्टल स्टेट के मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इसके अलावा 5 सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एक जॉइंट सेक्रेटरी, तो मेजोरिटी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात मनवा लेगी इस बॉडी के थ्रू। और गलत है, इस बॉडी में जहाँ देखो इस बॉडी में जहाँ देखो एक मिनिस्टर का एक वोट है, ऑफिसर्स का भी एक वोट है, तो मिनिस्टर को और ऑफिसर को आपस में दोनों को एक एक वोट नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हैं। और राइटर इसके बाद ये बोलते हैं देखो नॉन मेजर जो पोर्ट्स हैं ना वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको रिफॉर्म लाने ही थे तो मेजर पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए लेके आते ना। नॉन मेजर पोर्ट्स ज़्यादातर कोस्टल स्टेट्स में प्राइवेट हैंड्स में है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अद्भुत एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है नॉन मेजर पोर्ट्स में, और वहाँ पे ज़्यादा कार्गो जाने लगा है, ज़्यादा ट्रैफिक आता है नॉन मेजर पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे ध्यान देने के बजाय आप मेजर पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं जिनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ज़्यादातर देशों में जैसे US में म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा पोर्ट्स को गवर्न किया जाता है और ऑपरेशंस प्राइवेट हैंड्स में है। जर्मनी में भी म्यूनसिपल और रीजनल लेवल पे पोर्ट्स को मैनेज किया जाता है। चाइना में भी म्यूनसिपल लेवल पे लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा पोर्ट्स को मैनेज किया जाता है। अकेले इंडिया में इतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन आ रहा है पोर्ट्स को मैनेज करने के मामले में, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो स्टेट लेवल पे पोर्ट्स अगर मैनेज होंगे ना तो इनोवेशन का ज़्यादा स्कोप है। सेंट्रलाइज्ड अगर गवर्नेंस होगा तो उतना तेज़ी से इनोवेशन वगैरह नहीं आ पाएगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेचुरल रबर के घटते प्राइसेस के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो महामारी के दौरान ना नेचुरल रबर और लेटेक्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि ग्लोव्स की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा थी महामारी के दौरान। महामारी अभी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई है लेकिन काबू में है, तो ग्लोव्स वगैरह उतने नहीं इस्टाब्लिश हो रहे हैं। लेकिन अब ना नेचुरल रबर और लेटेक्स के दाम बहुत घट गए हैं। नेचुरल रबर के दाम 16 महीने के लो पर हैं, 150 रुपये पर केजी, और लेटेक्स के दाम तो 120 रुपये पर केजी से भी कम चले गए हैं। हम ना पहले थोड़े बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं।
केरला में आपको बड़े स्केल पर रबड़ की प्लांटेशन देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारी जगहों पर आपको रबड़ के इस प्रकार से पेड़ देखने को मिलेंगे जहां पर लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। अगर देखो रबड़ के बनने की प्रोसेस की हम बात करें, रबड़ कैसे बनता है। हैविया नाम का एक ट्री होता है और इसमें इसके बाँक यानी पेड़ की जो छाल होती है इससे लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। लेटेक्स मतलब वाइट कलर का एक मिल्की लिक्विड होता है, ये कलेक्ट किया जाता है। इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिसको कहा जाता है मस्टिकेशन। मस्टिकेशन के बाद कैलेंडरिंग होती है, कैलेंडरिंग में शेप दी जाती है रबड़ को, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो होती है, उसको कहा जाता है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन आपको पता है सल्फर ऐड किया जाता है और इससे रबड़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबड़ हो जाता है, ताकि फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब टायर वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। और देखो रबड़ जो है ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मेनली तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और उसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है रबड़ वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और इस प्रकार के स्लोप्स हों। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये स्लोप्स हैं यहाँ पे, और ये जो स्लोप्स हैं यहाँ पे जो प्लांटेशन होती है वहीं पर रबड़ प्रोड्यूस होता है। और मेनली जो हमारे देश में रबड़ प्रोड्यूस होता है ना 50 से 70% तो देखो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ हो जाता है, और उसके बाद कुछ दूसरे सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में भी यूज़ होता है। ये वैसे देखो नेचुरल तरीका है रबड़ बनाने का, जो ये हमने देखा लेटेक्स कलेक्ट करके, पेड़ों की बाग से लेटेक्स कलेक्ट करके जो रबड़ बनाया जाता है, ये नेचुरल तरीका है। इसके अलावा वैसे आर्टिफिशियल ढंग से भी रबड़ बनाया जा सकता है। और एक खास चीज़, इंडिया में देखो जो रबड़ बनता है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और फिर भी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ना रबड़ इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चूंकि इंडिया में जो रबड़ बनता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए महंगा भी होता है। जबकि थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में जो रबड़ बनता है ना वो रिलेटिवली सस्ता होता है, और वहाँ से हमारी इंडस्ट्रीज़ कुछ हद तक इंपोर्ट करती हैं ताकि उनको कॉस्ट बेनिफिट हो, मतलब जो प्रोडक्ट्स फाइनली बन रहे हैं वो सस्ते बने। रबड़ को प्रमोट करने के लिए एक सरकार ने बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया है जो यहाँ से कुछ ही दूरी में कोटायम में है। और रबड़ वैसे देखो आमतौर पर ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे भी रबड़ को उगाया जा सकता है। टेम्परेचर की जैसे हमने बात की 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। अभी भी यहाँ पे पूरा बारिश का मौसम है और स्लोपी रीजन्स में ये रबड़ जो है वो प्रोड्यूस होता है। जहाँ भी आपको रबड़ की प्लांटेशन दिखेगी वहाँ पे आपको स्लोपी रीजन्स दिखेंगे, मतलब प्लेन एरियाज में रबड़ नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने रबड़ के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करें कि क्यों रबड़ के दाम बहुत कम हुए हैं। डिमांड कम हो गई है बहुत ज़्यादा। चाइना में जीरो कोविड स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, इस वजह से बहुत दिनों तक तो लॉकडाउन रहा वहाँ पे और रबड़ की डिमांड नहीं क्रिएट हुई। इवन हमारी जो डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री है ना वो बाहर से रबड़ को इंपोर्ट कर रही है, आइवरी कोस्ट से और फार ईस्ट के दूसरे एरियाज से। इसके अलावा इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है रबड़ का, तो डोमेस्टिक जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं ना उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। वो तो बहुत टेंशन में है कि आगे रबड़ को उगाया जाए ना उगाया जाए। तो उन्हें काफ़ी सारे सजेशंस बताए जा रहे हैं रबड़ की डिमांड को बूस्ट करने के लिए। एक तो ना आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, लेटेक्स प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा लो ताकि डोमेस्टिक जो रबड़ है ना वो भी कॉम्पिटिटिव रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कारगर सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, केरला में फार्मर्स को रबड़ को फिर से रीप्लांट करने के लिए सब्सिडी दी जा सकती है 25,000 रुपये पर हेक्टेयर। स्पोर्ट प्राइस जो है क्रॉप का उसे 200 रुपये किया जा सकता है 170 से बढ़ा के। बट कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं कि सरकार को ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सरकार ने प्राइस स्पोर्ट इंक्रीज़ कर दिया तो हर बार यही दाम देना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिर जो चीज़ सरकार छोड़ना चाहती है कि एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, सरकार एक कदम एक प्रकार से पीछे जा रही होगी। तो इसलिए गिरे हुए प्राइसेस को अगर टैकल करना है ना, कोई शॉर्ट टर्म मेजर अपनाना होगा, क्योंकि ये जो रबड़ के दाम गिरे हैं ना साइक्लिकल हैं, थोड़े समय बाद अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेचुरल रबर के दाम से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।